हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 30 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि इबो और जान इबो के फादर से मिलने जाते हैं, जहां पर उनका हार्ट वार्मिंग वेलकम होता है और दोनों भी आगे कुछ दिन बुडापेस्ट में ही रहने का तय करते हैं। और इबो के डैड के कहने पर सभी आज का दिन बीच पर गुजारने का तय करते हैं। अब जान, इबो और इबो के मॉम डैड सभी बीच के लिए निकलते हैं। वो बीच इबो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वहाँ की रेत सफ़ेद रंग की थी और पानी क्रिस्टल ब्लू कलर का। रिचुअल के बाद से इबो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बन गया था, तो अब उसके लिए बीच और उस पर पड़ने वाली सूरज की धूप ये सब परेशानी की वजह बिल्कुल भी नहीं थे। और इबो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बीच पर घूमने तो निकले थे, पर इबो और जान के पास कोई भी स्विमिंग ट्रंक नहीं था, इसलिए सबसे पहले वो शॉपिंग के लिए चले गए। बिल्कुल कपल स्टाइल में शॉपिंग की। बीच पर जाने का रास्ता काफ़ी लंबा था, मतलब जितना इबो ने सोचा था उससे भी ज़्यादा लंबा। पर वो सुबह सुबह ही निकले थे, इसलिए उन्हें बहुत देर भी नहीं हुई। और जब वो बीच पर पहुँचे, वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग थे, खासकर टूरिस्ट। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, बीच पर सब कुछ अवेलेबल था, जो भी आप चाहो, जिम से लेकर वाटर स्पोर्ट्स तक। बस उनकी कीमतें ज़्यादा थी। इबो ने देखा वहाँ के होटल इतने भी साफ़ सुथरे नहीं है, ना ही वहाँ का खाना ज़्यादा डिलीशियस है। पर उन्हें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इबो की स्टेप मॉम उन्हें 3 दिन तक भी कम ना पड़े इतना खाना लेकर आई थी। अब जान और इबो चेंज करके स्विमिंग करने के लिए चले गए। इबो के फादर और स्टेप मॉम वहीं बीच पर बैठ गए। उन्हें डर था कहीं जान और इबो को कोई लूट ना ले। इबो और जान काफ़ी गहरे पानी में चले गए। इधर इबो की स्टेप मॉम हर चीज़ की तस्वीर निकालने के पीछे थी। इबो तो सोच रहा था इतनी दूर से हम कैमरा में दिखेंगे या नहीं पता नहीं, पर पिछले 3 दिनों से इबो की स्टेप मॉम कैमरामैन बन चुकी थी। उन्हें हर चीज़ कैमरा में कैद चाहिए थी, इसलिए इबो ने भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं की थी। यहाँ तक कि पिछले 3 दिनों में हाईक्वान के साथ उनकी 2 बार वीडियो कॉल पर बात हुई। इबो की स्टेप मॉम पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर बाद में उन दोनों में बहुत अच्छी बनने लगी और अब वो हाईक्वान का भी मिलने का इंतज़ार करने लगी। बैक टू द बीच पिकनिक। इबो को अपने पैरों के नीचे मछलियाँ तक तैरती दिख रही थी। इतना साफ पानी था उसे तो याद तक नहीं था वो पिछली बार कब स्विमिंग करने गया था, इसलिए वो इन पलों को जान के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहता था। ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे। इबो ने जान से पूछा, क्या तुम्हें लगता है मुझे अपनी मॉम के साथ भी बात करनी चाहिए? जान ने कहा, वेल, कह नहीं सकते, मतलब अगर तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, पर पता नहीं क्यों उसके बारे में मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे हैं, खासकर ये सोचकर कि जब से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं किया है। इबो ने कहा, मुझे भी नहीं पता मैं उनसे क्या कहूँगा, पर हाँ, मैं उनसे एक बार बात तो करना चाहता हूँ। जान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ना, तुम जो कुछ भी सोचोगे मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। इबो ने कहा, तो फिर कैसा रहेगा अगर हम जर्मनी से सीधा यूएस चले जाए? मेरे भाई से भी मिल लेंगे, उसके बाद मेरी मॉम से भी बात करेंगे, वो भी यूएस में रहती है, तो ये ज़्यादा किफ़ायती रहेगा। जान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, हम ये कर सकते हैं। इबो ने कहा, शुक्रिया। जान ने कहा, किस लिए? मैं खुश हूँ कि तुम पहले कदम उठा रहे हो और ऐसी चीज़ों में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब इबो ने जान के पास आते हुए कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें शुक्रिया कह रहा हूँ। जान ने कहा, इबो, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इबो ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हाँ, शुक्रिया तो कहना चाहिए। जान ने कहा, ठीक है, क्या हम वापस चलें? मेरे ख्याल से तुम्हारे डैड हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इबो ने कहा, ठीक है, पर पहले एक और किस। जान ने कहा, ये तो बनता है, तुम जितना चाहो उतने किसेस तुम्हें मिलेंगे। इबो ने कहा, जान, ऐसे तो हम कभी पानी से बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा किस करते रहना चाहता हूँ।
इस पर जान कुछ भी नहीं बोला। ईबो ने कहा, जान जान, क्या तुम्हें लगता है कि आज रात हम कर पाएंगे? जान ने कहा, ईबो, तुम्हारे डैड और स्टेप मॉम सामने वाले कमरे में सो रहे होंगे, तो क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया होगा? ईबो ने कहा, पता है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ। जान ने कहा, ईबो, बस एक रात बीत गई है हमारे बिना साथ सोए, और तुम अभी से पागल हुए जा रहे हो। ईबो ने कहा, एक रात तुम्हारे बिना, ये बहुत ज़्यादा होता है, पता है ना? हमने कहा था कि हम हर रोज़ करेंगे, एवरी डे, और एवरी डे मतलब एवरी डे। जहान ने कहा, ठीक है, फिर तो आज रात के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ईबो ने कहा। जहान ने कहा, ठीक है, पर चलो अब चलते हैं, डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। किस, ईबो चिल्लाया। जहान ने कहा, ओह हाँ, सॉरी। फिर वो तुरंत ईबो के पास आया और उसे किस करने लगा। लगभग आधे घंटे तक पानी में रहने के बाद जहान और ईबो वापस चले आए। ईबो के डैड उनके लिए बड़े बड़े तौलिए लेकर खड़े थे। ईबो को उसके बचपन की याद आई। उसके डैड हमेशा से ही केयरिंग थे। लगभग 1 घंटे बाद वो जहाँ पर थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। अब वहाँ पर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, खासकर जब सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। जान को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसके ईबो पर कोई नज़रें गड़ाए खड़ा है। उसने तो ईबो को ब्लैंकेट में ही छुपा कर रखा था। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से वापस चलेंगे। अब तक दोनों के स्विमिंग ट्रंक भी सूख चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर कपड़े पहन लिए और अब घर जाने के बजाय ईबो के डैड ईबो और जान को एक नदी के किनारे ले गए। वहीं पर उन्होंने एक छोटी सी पिकनिक मना ली। ये समय काफ़ी अच्छा भी था क्योंकि वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। हर तरफ हरियाली थी और नदी के बहते पानी की कलकल बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रही थी। ये ढलती हुई दोपहर थी। तभी बातों ही बातों में ईबो की स्टेप मॉम ने ईबो के डैड से पूछ लिया कि ईबो जब पैदा हुआ तब कैसा माहौल था। ईबो से ये बात अभी तक किसी ने भी नहीं की थी, इसलिए वो भी ये जिज्ञासा से सुनना चाहता था। ईबो के डैड ने कहा, जब हमें पता चला इस प्रेगनेंसी के बारे में तो हम बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि हमने ये प्लान ही नहीं किया था। उल्टा हमने तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा था, पर फिर भी जब हमें पता चला कि हमें दूसरा बेबी होने वाला है, हम बहुत खुश थे। और पता है, जिस दिन ये पैदा होने वाला था सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि बस 3 ही घंटे लगे और ईबो पैदा भी हो गया। और जब ये पैदा हुआ तो पूरे कमरे में लाल गुलाब की खुशबू फैल गई। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, हर तरफ से गुलाब के फूल की खुशबू आ रही थी। पर जब मुझे पता चला कि ये खुशबू ईबो से आ रही है, मैं तो इसे देखता ही रह गया। और हाँ, इसे मैंने पहली बार किस किया था, तब मैंने इसकी खुशबू नोटिस की थी। ईबो की स्टेप मॉम ने कहा, इसे तो अभी भी गुलाब की जैसी खुशबू आती है। ईबो के डैड ने कहा, हाँ, पर ये कभी कोई नहीं बता पाया कि ऐसा हुआ क्यों। उस वक्त उसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि एक रात ईबो को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे स्ट्रोलर में रखा और रोड पर घुमाने के लिए ले गया। तब मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा कि ईबो बहुत स्पेशल है। जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तो उसने कहा, ईबो की खुशबू की वजह से उसको किस्मत ने चुना है और उसे उस चीज़ को पूरा भी करना होगा। कितना भयंकर है, ईबो की स्टेप मॉम ने कहा। पर उसके डैड ने कहा, हाँ, पर मुझे लगता है कि वो सच कह रहा था। ईबो के दिमाग में तुरंत ग्रैंडपा शाओ का ख्याल आया। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था ग्रैंडपा शाओ शुरुआत से ही उस पर नज़र रखे हुए थे। अब उसने एक चीज़ और गांठ बांध ली, जब वो अगली बार ग्रैंडपा शाओ से मिलेगा तब वो उनसे इस बारे में भी पूछेगा, और हाँ, मीरा और ओलेग के बारे में भी पूछेगा। खासकर ये कि वो दोनों ईबो और जान को कैसे जानते हैं, मतलब कि उनको उन दोनों के नाम तक पता थे। यहाँ तक कि ईबो और जान के बारे में किसी भी लेजेंडरी बुक में नहीं लिखा था, फिर भी उन दोनों के बारे में मीरा और ओलेग को कैसे पता। ईबो को हमेशा से ही लगता था कि जितना ग्रैंडपा शाओ बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हें पता है। इस बात का जिक्र उसने जान से भी किया था, तो उसे पता चला कि जान भी यही सोचता है।
ईवो ने जब आखिरी बार ग्रैंडपा शॉ से बात की थी वो थी फिनलैंड से निकलने से एक रात पहले। तब ग्रैंडपा शॉ ने बताया था अब सिटी से वैम्पायर अपनी अपनी जगह वापस जा रहे हैं और ब्लैक वेयरवुल्व्स भी अब बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। पर उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये नहीं कह सकते कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं। वैसे ज़ान और ईवो ने बुडापेस्ट के एयरपोर्ट पर ही उस पीस ट्रीटी की कॉपीज़ बना ली थी और ग्रैंडपा शॉ को भी भेज दी थी ताकि वो भी देख सके कि इस ट्रीटी की वैलिडिटी कितनी है। तो अब ईवो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि अगली बार जब वो ग्रैंडपा शॉ को कॉल करेगा तो उनसे कितनी सारी बातें पूछेगा। जब उसने ट्विन से बात की तब उसे पता चला उन दोनों ने ईजान के लिए एक पट्टा भी खरीद लिया है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। उसका वैक्सीनेशन भी करवा लिया है और ईवो अब ईजान से मिलने के लिए भी बेचैन हो उठा था। बस कुछ हफ्ते और वो अपने बेबी को फिर से देख पाएगा। इन 2 महीनों के डिस्टेंस ने ईवो को योन के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया। उसने योन को माफ़ तो कर दिया, शायद एक दिन वो फिर से दोस्त बन पाएंगे। शाम ढलते ढलते वो सभी वापस चले गए। ईवो के डैड और स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही वो सोने के लिए चले गए। पर ज़ान और ईवो अभी भी जगे हुए थे। उन्होंने देखा ईवो के डैड के गार्डन में एक छोटा सा गज़ेबो बना हुआ है। वो घर से थोड़ा सा दूरी पर है। ईवो अब ज़ान से लिपट कर वहाँ पर सितारे देख रहा था। ईवो को याद आया उसके डैड उसके बर्थ की कहानी जब सुना रहे थे तो उन्होंने कहा जिस रात ईवो का जन्म हुआ उस रात उन्होंने 3 शूटिंग स्टार्स देखे। और अब जब वो ज़ान से लिपट कर वहाँ पर बैठा हुआ है तब भी उसे 3 शूटिंग स्टार्स दिखाई दिए। बस इतना ही नहीं, वो जगह घर से थोड़ी दूरी पर थी, शांत भी थी और हल्की सी अंधेरी भी थी। इसका मतलब ईवो और ज़ान को उनका प्राइवेट स्पेस मिल चुका था, मतलब उनके लव मेकिंग के लिए एक सीक्रेट प्लेस। वो रात के करीब 3 बजे तक वहीं पर रुक गए, फिर घर के अंदर चले गए। दोनों एक साथ नहाए, फिर बेड पर एक दूसरे से लिपट कर थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर सो गए। उस रात ईवो को ईजान का सपना आया कि वो वापस बीजिंग चला गया है और अपने बेबी ईजान से मिल रहा है। कहीं ना कहीं ईवो को अब डर सताने लगा था। 2 महीने के अंतराल से अब ईजान कहीं उसे भूल ना गया हो। अब ईवो को अपने डैड के बारे में ख्याल आया। वो जितने दिन अपने डैड के पास रहा उसे एक बात समझ आई। जब वो बच्चा था अपने मॉम डैड को एक अलग ही नज़रिए से देखा करता था। मतलब वो दोनों अपने काम में बिजी रहते थे। उसे और उसके भाई को वक्त देने के बजाय वो उनकी हर ज़रूरत पूरी करने के पीछे रहते थे। पर आज इतने सालों बाद जब ईवो अपने डैड को देखता है तो वो पूरी तरह से बदल गए हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी स्टेप मॉम का भी हाथ है, क्योंकि वो हर वक्त काम के पीछे नहीं पड़ी रहती, वो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देती है। अब तो ईवो आने वाले क्रिसमस की राह देख रहा है, क्योंकि वो हंगरी में अपने डैड के साथ चेंग और हाइकुआन को लेकर क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करना चाहता है, पूरा वैकेशन वहाँ बिताना चाहता है। उसे कभी कभी लगता था काश उसकी माँ भी उसके डैड की जैसी होती। कुछ दिनों पहले ईवो ने अपनी माँ को फ़ोन किया था, पर इसके लिए उसे पहले टेक्स्ट करके उनसे परमिशन लेनी पड़ी। और जैसे ही उसने कॉल किया वो 5 मिनट भी नहीं चला, क्योंकि उसकी माँ को उसके सौतेले भाई को लेने जाना था। या फिर हो सकता है ये सिर्फ उनका बहाना हो। आगे कुछ दिनों तक हंगरी में रहने के बाद ईवो को पता चला कि वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर कितने ज़्यादा डिपेंड है। मतलब वो सेल फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी नहीं, क्योंकि हंगरी में 10 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा चक्रवात आया। पहले तो उन्हें पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उनके रोज़मर्रा के काम ठीक से नहीं हो रहे थे। पर सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि 3 दिनों बाद उन्हें जर्मनी के लिए निकलना था, क्योंकि उनकी रजिस्ट्री ऑफिस में उस दिन की डेट थी। पर यातायात की सुविधाएं ठीक से न होने के कारण उन्हें प्लेन से जर्मनी जाना ठीक नहीं लग रहा था। तो अब उन्होंने बाय रोड जाने का तय किया।
ईबो ने इसके बारे में अपने भाई से भी बात कर ली और सरप्राइजिंगली हाईकॉन और चेंग ने भी उसी दिन बस 30 मिनट बाद की डेट और टाइम अपने शादी के लिए फिक्स की। अब जान और ईबो की शादी में हाईकॉन और चेंग बेस्टमैन एज वेल एज विटनेसेस भी बनने वाले थे और यही चीज़ ईबो और जान को लेकर भी रिपीट हो रही थी। निकलने से पहले एक शाम लाइट नहीं थी। ईबो की स्टेप मॉम उनके लिए मीट बना रही थी और उसके डैड उनकी मदद कर रहे थे। खाना खाने के बाद रात के करीब 11 बजे ईबो ने अपने डैड से कहा, डैड मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो सभी कैंडल लाइट में लिविंग रूम में बैठे थे। ईबो के डैड ईबो को ध्यान से सुनने लगे। ईबो ने कहा, डैड मैं एक वैम्पायर हूँ और जान एक वेयरवुल्फ है। ईबो चौंक गया, उसने ऐसे ही क्यों कह दिया? तभी उसके डैड उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, मैं एक लायन हूँ और तुम्हारी स्टेप मॉम एक कैट है। ईबो ने कहा, पर डैड ऐसा ही है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ। ईबो के डैड ने कहा, ठीक है फिर प्रूव करके दिखाओ, तुमने ही कहा था ना ऐसा कोई नहीं होता, और अब तुम ही कह रहे हो कि तुम वैम्पायर हो और जान वेयरवुल्फ है। पर मैं सच कह रहा हूँ डैड, ईबो ने कहा। फिर उसने अपने डैड को उसकी पूरी कहानी बताई कि वो किस तरह से वैम्पायर बना। वहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी, फिर भी वो देख सकता था उसके डैड कितने परेशान हो चुके हैं। वो ईबो की बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे, पर ईबो बिल्कुल उनके सामने ही टर्न हो गया और उसके डैड फटी आंखों से बस उसे देखते रहे। ईबो के डैड ने कहा, बेटा जितना मैं वैम्पायर्स के बारे में जानता हूँ उससे मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि तुम वैम्पायर तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे हो। मतलब तुम एक एंजल की तरह लग रहे हो जिसके पंख नहीं है। तुम खून पीने वाले क्रीचर नहीं हो सकते। पर तभी जान भी ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ईबो के डैड और उसकी स्टेप मॉम जान को देखते ही रह गए। पर ईबो की स्टेप मॉम थोड़ी सी हिम्मत वाली निकली क्योंकि उन्होंने जान को छुआ, यहाँ तक कि उसे थपथपाया भी। मतलब वो जान से नहीं डर रहे थे। अब आखिरकार ईबो के डैड जान और ईबो पर यकीन करने लगे। ईबो ने वापस टर्न होकर उसके डैड को बताया कि जान और उसके साथ क्या हुआ, वो फिनलैंड क्यों गए थे और ईबो डरावना क्यों नहीं दिखता। ईबो के डैड की तो बोलती ही बंद हो गई। वो बस ईबो की तरफ देखे जा रहे थे। पर आखिरकार वो उठ खड़े हुए और ईबो को गले से लगाते हुए बोले, तुम चाहे जो हो, इंसान या वैम्पायर, तुम फिर भी मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जान तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, चाहे वेयरवुल्फ ही सही। तब ईबो की स्टेप मॉम भी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हाँ हम सब एक परिवार है, तुम चाहे जो हो फिर भी तुम एक परिवार का हिस्सा हो। ये तो ईबो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सोचा था शायद उसके डैड नाराज़ हो जाएंगे या फिर उसे वैम्पायर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पर उसके डैड ने तो उसे प्यार से अपना लिया। और जब उनका ये शौक ख़त्म हुआ तब तो वो दोनों बिल्कुल ही पागल हो गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जान की वाइट फर देखी और ईबो के सफ़ेद बाल और नीली आंखें देखी, वो दोनों तो उनको लेकर बहुत सारी बातें करने लगे। ईबो की स्टेप मॉम ने कहा कि जैसे ही उन्होंने उन दोनों की आंखें देखी उन्हें पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो करीब रात के 2 बजे तक वहीं पर बैठकर बातें करते रहे, फिर घर के अंदर चले गए। कैंडल लाइट में उन्होंने जैसे तैसे अपने नहाने का जुगाड़ कर लिया। फिर जान और ईबो एक दूसरे को कडल करके सो गए। करीब रात के 3 बजे ईबो ने एक टिमटिमाता हुआ बल्ब देखा। तब उसे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है। उन सब ने तुरंत अपने फ़ोन चार्ज पे लगा दिए। ईबो ने लिविंग रूम में आकर देखा उसके डैड और मॉम आराम से टीवी देख रहे थे, कॉफ़ी पीते पीते। इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी के बिना एक पूरा दिन बहुत ही भयंकर था। पर चलो अब जाकर ईबो और जान को सही से नींद आएगी। वैसे भी कल सुबह उन्हें जल्दी उठना था क्योंकि वो जर्मनी जाने वाले थे शादी करने के लिए, और अब उनका बाय रोड जाने का प्लान भी रफा दफा हो चुका था क्योंकि प्लेन्स फिर से स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि ईबो और जान ने तय किया था, वो अगले ही दिन
जर्मनी के लिए निकले। इबो के डैड और स्टेप मॉम उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। गले मिलकर साथ में कुछ आंसू भी बहाए और क्रिसमस साथ में बिताने का वादा करके अपने अपने रास्ते चले गए। करीब 1.5 घंटे बाद इबो और जान बर्लिन पहुंच चुके थे। वहां से ट्रेन स्टेशन से वो ब्लैकेनबर्ग के लिए निकले। इस हिस्टोरिक टाउन में ही उन्होंने शादी करने का तय किया था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।